हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता, है ना। तो आज हम लोग उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के लिए कम से कम आप लोग अपने बुक का जरूर प्रयोग करें, ताकि क्योंकि मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि काफी कम समय में वीडियोस बनाने होते हैं और वीडियो लंबा ना हो इसीलिए, और चूंकि प्रायिकता के सभी प्रश्न काफी लंबे लंबे होते हैं, मतलब उनके प्रश्न, इसीलिए मैं उसे बोर्ड पर भी ज्यादा टाइम तक लिख नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप लोगों को जो कहूंगा आप उसे केवल अच्छे से ध्यान से समझिए, और आप यदि बुक आप अपने पास रखते हो तो और भी बेहतर है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ना एक प्रश्न प्रायिकता से हर वर्ष मैट्रिक के फाइनल परीक्षा में दिए ही जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ज़्यादा हार्ड से ना समझें, बिल्कुल आसानी से समझिए। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बस आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, और जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसे समझिए। मैं आप लोगों को और भी एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं केवल मैं अभी आप लोगों को केवल वही करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है जो हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। समझिएगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक बात हमेशा याद रखना है, कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं आ सकता, उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 2/3 -1.5 15% या फिर 0.7। तो हमेशा याद रखना कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में कभी हो ही नहीं सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं आ सकता है, किसी में नहीं आ सकता है माइनस में। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमेशा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है ना। और अब चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक छोटी सी बात को अच्छे से केवल समझ लीजिए, प्रायिकता का बस एक ही मूल मंत्र है कि आपको सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन का प्रायिकता निकालना हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, कुल निकालते हैं, जिसको हम लोग टोटल कहते हैं ना। टोटल, जैसे मान लीजिए यदि बॉल के बारे में कहा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, लाल पीला हरा जितना भी रहेगा सभी को जोड़ लेंगे। दूसरा, यदि मान लीजिए कि यदि मछली रहेगा तो नर मछली मादा मछली जितना भी रहेगा वो सारे के सारे संख्या को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टोटल सबसे पहला काम मेरा होगा कुल निकालना। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, कुल निकालने का। उसके बाद दूसरा इसका काम क्या होगा, इसको केवल हम लोग 3 स्टेप में बनाएंगे। पहला यह कि हमको सबसे पहले कुछ भी नहीं देखना है, सबसे पहले हमको कुल निकालना है, मतलब टोटल। दूसरा क्या करना है कि प्रायिकता का जो टोटल रहता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, बिल्कुल एकदम नीचे में लिख देना है वो टोटल को। और तीसरा जो होता है वो होता है कि जिस भी संख्या का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा आप उसको केवल ऊपर लिख दीजिए। तो चलिए पहले हम लोग एग्जांपल कुछ समझते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि चैप्टर नंबर 15.1 का मैं आपको बता रहा हूं, प्रायिकता का चैप्टर है 15.1, और क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूं 8 नंबर, है ना। देखिए कुछ एग्जांपल को समझिए तो आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, और 5 काली गेंदें हैं। क्वेश्चन को कम से कम आप लोग सुनिए बढ़िया से कि क्या कह रहा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इसमें किसके बारे में बात चल रहा है, गेंद के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंद। क्या लिखेंगे, कुल गेंद। सबसे पहला मेरा काम यही है, क्या करेंगे, कुल गेंद। तो कौन कौन से कलर का गेंद है, लाल है और क्या है, काली है, ठीक है ना। तो टोटल कितना है, तो लाल कितना है, 3 है, और काला कितना है, 5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया, 8। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था, पहले हम लोग क्या करते हैं, कुल निकालते हैं, मतलब टोटल हम लोगों ने निकाल दिया 8। अब दूसरा में, अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। मतलब इसमें से कोई एक गेंद निकाला जाता है और आपको यह बताना है कि गेंद क्या हो, लाल हो। समझिए, गेंद लाल होने की प्रायिकता,
गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों ने कर लिया, कुल निकाल लिया। दूसरा स्टेप बताया था कि जो भी टोटल रहता है उसको पहले बटे में लिख दीजिए, बटे में हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या चीज गेंद निकालने की बात हो रही है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल कितना है, 3 है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है, हम लोग जितना प्रायिकता को हार्ड समझते हैं वो इतना होता है नहीं, है ना। दूसरा इसी में दिया गया है कि लाल ना हो, क्या हो, लाल ना हो, ठीक है ना। एक बात आप लोग पहले समझ लीजिए, इसमें 2 ही चीज है, एक लाल है और एक क्या है, काला है। अब आपको इसमें कह रहा है कि लाल ना होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता समझिएगा। अभी यदि मान लीजिए कि क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, और यदि मैं कहूं कि बॉयज नहीं आएंगे तो कौन आएगा, गर्ल्स आएगा। स्वाभाविक है कि जब मैं जिसको मना कर रहा हूं, मतलब बॉयज, यदि मैं कहूं कि भाई गर्ल्स नहीं आएंगे तो गर्ल्स नहीं आएगा तो कौन आएगा, बॉयज आएगा। उसी तरह यहां पे कह रहा है कि लाल ना हो, तो जब लाल ना होगा तो क्या होगा, वो काला होगा। तो पहले की तरह टोटल को हम लोग कहां लिखेंगे, बटे में। लाल ना होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होगा तो क्या होगा, काला होगा, तो क्या है 5, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बिना कुछ सोचे समझे, सबसे पहला मेरा इसमें 3 ही स्टेप होता है, केवल 3 स्टेप, इसके अलावा और कोई दूसरा स्टेप नहीं होता है। सबसे पहला तो हम लोग को टोटल निकालना पड़ता है। कोई भी प्रायिकता बिना टोटल निकाले आप नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल, कुल। यदि गेंद के बारे में बात हो रहा है तो गेंद निकालेंगे, जिसके बारे में भी बात होगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल निकालेंगे। तो लाल 3 था, काला 5 था, टोटल कितना हो गया, 8। आपके सवाल में पूछा जा रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो टोटल को लिख दिए बटे में, कितना गेंद है, 3 है, तो ये हो गया आंसर। लाल ना होने की प्रायिकता, लाल नहीं होगा तो क्या होगा, काला होगा, तो 5/8 हो गया, ठीक है। मैं वैसे ही प्रश्नों को अभी सॉल्व कर रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, और यदि आपको कोई क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका भी एक वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंत तक देखिए, मैं आज प्रायिकता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद के नंबर देखिए, 9 नंबर के सवाल हैं। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। पिग्गी बैंक मतलब होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुकिया कहते हैं, या फिर जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं। वो छोटा सा जो होता है लाल कलर का, जो हम लोग बचपन में बहुत यूज़ करते थे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिग्गी बैंक कहते हैं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। मतलब यह है कि एक पिग्गी बैंक है जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो वो छोटा सा एक पिग्गी बैंक में किस किस रुपए के पैसे, अभी किसके बारे में बात चल रहा है, सिक्के के बारे में बात चल रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे कुल सिक्के। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी निकालना होगा सबसे पहले हम लोग को टोटल निकालना होगा। तो कुल सिक्के, तो उस पिग्गी बैंक में कौन कौन से पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, फिर और कौन से हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, फिर कौन से सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, और फिर 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के, 100 मतलब 100। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के मतलब 50। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20 मतलब 20। 5 रुपए के कितने, 10। तो टोटल सिक्के अभी हमारे पास कितने हो गए, 180। सभी को जोड़ेंगे 100, 50, 150, 170 और 10, 180। हम लोगों ने पहला स्टेप पूरा कर लिया, मतलब कुल सिक्के हम लोगों ने निकाल लिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। कौन से पैसे के बारे में कह रहा है, 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो देखना है सबसे पहले क्या करना है, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या, जो कुल है उसको पहले आप लिख दीजिए। किसके बारे में बात किया जा रहा है, 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे का कितना सिक्का है, 100 सिक्का है, तो आप इसको लिख दीजिए। अब आप लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5/9 इसका आंसर हो गया।
ठीक है। दूसरा इसी में सवाल है कि 5 रुपए का नहीं होगा। अब एक बात आप लोग खुद से बताइए, 5 रुपए का नहीं होगा का मतलब है, चलिए पहले मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, 5 रुपए का नहीं होगा। देखिए जब ये 5 रुपए का नहीं होगा तो ये 2 रुपए का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 50 पैसे का हो सकता है। मतलब यह है कि आपको इसमें कहा जाएगा कि यदि मान लीजिए आपको कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, तो इस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपके सवाल में आपको पहले अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, तो चलिए भाई 5 रुपए का ये नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल तो सबसे पहले हम लोग बेस में लिखेंगे, 5 रुपए का नहीं होगा तो 5 रुपए से कोई लेना देना नहीं। बच कितना गया, उन सभी को जोड़ लीजिए, 150 और 20, 100 कितना हो गया 70, ये 0 0 कट गया, 17/18 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यदि क्या था कि 50 पैसे का नहीं होगा, तो आप 50 पैसे को छोड़ के इन सभी को जोड़ के यहाँ पे आप लिख देते, वो आंसर हो जाता। 1 रुपए का नहीं होगा तो आप इसको छोड़ देते, इन सभी को जोड़ के ऊपर लिख देते, आंसर हो जाता। मतलब यह है कि आपको जिसके बारे में कहेगा कि नहीं होगा तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ने के बाद जो बच गया उन सभी को शेष आप लिख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं इन सभी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। कृपया कर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि यदि सवाल में कुछ डिजिट भी चेंज किए जाएंगे तो आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। देखिए 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर के सवाल हैं, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से खरीदती है। जल जीव कुंड दैट मीन्स जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्वेरियम कहते हैं, जिसमें मछली रखे जाते हैं, है ना, तो उसी को कहा जाता है जल जीव कुंड। तो गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकान एक टन की मतलब वही एक्वेरियम देता है, जिसमें अभी बात हो रहा है किसके बारे में, मछली के बारे में, है ना। तो जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। मतलब यह है कि एक्वेरियम जो दुकानदार दिया तो उसमें 5 नर मछली था और 8 मादा मछली था। तो अभी बात किसके बारे में हो रहा है, मछली के बारे में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुल मछली। तो कुल मछली कितना हो गया, एक तो नर था और एक क्या था, मादा था। तो नर कितना हो गया, 5 हो गया, और मादा कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 5 कितना हो गया, 13। इस तरह से हमारा कुल निकल गया। अब देखिए, अब हम लोग सवाल में देखते हैं कि निकालना क्या है। 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। निकाली गई मछली कौन सी मछली हो, नर मछली हो। तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल को नीचे लिखते हैं। तो टोटल लिख दिए, कौन सा मछली होना है, नर मछली। तो नर क्या है, 5 हो गया, आंसर हो गया। अब यदि इसी सवाल में कहता कि मादा मछली होने की प्रायिकता, तो मादा कितना हो जाता, 8/13। देखिए इस सवाल में क्या करता है, कभी कभी थोड़ा सा मतलब सवाल को ही घुमा देता है। अभी इसमें कहा जाता कि मादा मछली न होने की प्रायिकता। तो एक बात समझिए, जब मादा नहीं होगा तो कौन सा होगा, नर होगा। ये भी इसका आंसर था, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल 12 नंबर के हैं। देखिए 12 नंबर के सवाल में है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। देखिए संयोग का खेल का मतलब होता है जो दूर से मतलब ऐसा बना होता है, तो देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि संयोग के एक खेल का मतलब होता है कि नहीं, कि जैसे कि कोई भी आदमी तीर ऐसे फेंकता है या फिर कुछ घूम रहा होता है, हम लोग ऐसे तीर फेंकते हैं तो वो 1 पे लगेगा या 2 पे लगेगा या 3 पे लगेगा। तो इस तरह के इसी को क्या कहा जाता है, संयोग का खेल, मतलब किस्मत का खेल, कि वो कहाँ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। मतलब यह है कि
1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है और कोई उसे घुमाता है और वो अंत में कभी ना कभी तो रुकेगा, तो वो कौन सी संख्या पे रुकेगा ये बताया जा रहा है। यदि सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो कुल अंक कितना हो गया भाई, कुल अंक 8 हो गया ना, 1 2, ये देखिए ये टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। अच्छा, फिर इस सवाल में क्या आ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा 8 को, 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें क्या है, टोटल संख्या कितना है, 8 है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या बोले थे कि कुल को कहां लिखते हैं, 8 में लिखते हैं, तो कुल हो गया 8। 8 को इंगित करेगा, तो इसमें कितना संख्या 8 है, केवल एक ही संख्या 8 है, तो इसके ऊपर में 1 लिख देंगे, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल संख्या तो हम लोग लिखते हैं बेस में, तो ये हो गया 8 हो गया। अब इसमें क्या रहा, 8 को इंगित करेगा, मतलब कि वो 8 पे रुक जाएगा, कहां पे रुक जाएगा, 8 पे रुक जाएगा, तो 8 कितना है, एक ही है, तो बस ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा सवाल इसी में दिया गया है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। देखिए सबसे पहला काम तो मेरा यह है कि पहले टोटल को बेस में लिख दीजिए, तो बेस में लिख दिए। हमेशा याद रखना कि जितना भी संख्या आपको दिया जाएगा उसका आधा सम और आधा विषम हो सकता है, नहीं, दैट मीन्स होता है। यदि मान लीजिए कि कभी भी यदि 1 से 10 तक कोई संख्या है तो 10 में वो भी याद रखना कि लगातार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 है 6 है 5 है, तो इसमें नहीं। जब कभी भी यदि कोई भी संख्या लगातार दिया गया हो तो उसमें क्या होता है, आधा सम होता है और आधा विषम होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो ऐसे भी देख लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, विषम संख्या 1 2 3 और ये 4, हर कंडीशन में कितना होता है, आधा सम होता है और आधा विषम होता है। तो 4 से 8 कट गया कितने बार में, 2 बार में, तो ये हो गया 1/2, इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो देखिए सबसे पहले बेस में 8 लिख दीजिए, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, तो काउंट कर लीजिए 2 से बड़ी संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 6, 2 से कटा लीजिए, 2 3 6 2 4 8, फाइनली इसका आंसर हो गया 3/4। नेक्स्ट है 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो बेस में हो गया 8, हम सभी देख रहे हैं कि 9 से सभी छोटी संख्या है, ये 8 भी 9 से छोटी संख्या, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8/8 कट गया, कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। हमेशा याद रखना है कि इसमें केवल यदि आप ये 3 चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहला काम मेरा टोटल निकालना होता है, दूसरा क्या होता है कि बेस में हमेशा टोटल लिखा जाता है, देखिए सभी के बेस में टोटल लिखा होगा। तीसरा, आपको जिसके बारे में बात कर रहा है आप केवल उसको ऊपर में लिख दीजिए, बस आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। मैं बहुत जल्द ही इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का एक वीडियो फिर से तैयार करूंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका दूसरा वीडियोस अपलोड कर लूँ काफ़ी जल्द से जल्द। और आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और आप लोगों को मैं बस इतना ही कहूँगा कि घर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। और जब आपका रिजल्ट बेहतर होगा तभी आपको और भी आगे पढ़ने की जिज्ञासा होगी। और बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और वीडियोस को लगातार आप लोग देखते रहिए और इससे सीखिए। यदि आपको कोई समस्या होती है तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।